ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें जो टॉपिक कट गया है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करना सिखाया था ना मैंने, दो लीनियर इक्वेशंस को। वो पार्ट आपने नहीं करना है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं करना है। हाँ, वो टाइप अलग है। ठीक है, तो आइए चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन Two variable. इन Two variable. टू वेरिएबल। आइए समझते हैं क्या चीज़ लिखी हुई है, क्या बात है ये, और कैसे कैसे पढ़ना है इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन समझो क्या होता है। सबसे पहले तो इस बात को समझो कि इक्वेशन क्या होता है। लीनियर भी छोड़ो, सबसे पहले क्या होता है इक्वेशन। दो variable. देखो इसमें ना दो तीन चीज़ें हैं, जैसे इक्वेशन हो गया और एक लीनियर हो गया, एक वेरिएबल हो गया। तो ये सब बेसिक बातें हैं। जैसे वेरिएबल क्या होता है दीपक? वेरिएबल क्या होता है दीपक? जैसे x y 1 2 फिक्स वैल्यू ना रहे। वेरिएबल वो होता है जिसकी नो फिक्स वैल्यू, नो फिक्स वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वेरिएबल। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उसे हम क्या कह देते हैं? वेरिएबल कह देते हैं। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फ़ाबेट्स। इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स, इसको हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। किन से डिनोट करते हैं? अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर वेरिएबल जो होते हैं वो मतलब उनको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, राइट। और उनको डिनोट करते हैं किन से? अल्फ़ाबेट से। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x क्या है? एक वेरिएबल है। जिसकी y क्या है? Variable वेरिएबल है। z क्या है? Variable. किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 3 हो जाती है, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 9 हो जाती है। तो यहाँ वैल्यू फिक्स नहीं है ना, यहाँ वैल्यू क्या कर रही है? वेरी कर रही है। क्या कर रही है? वेरी, मतलब बार बार बदल रही है। तो अगर ऐसा केस है तो ऑब्वियसली बात है, इन्हें हम वेरिएबल कंसिडर करें। लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर x की वैल्यू 3 परमानेंट होती है तो फिर इसे कांस्टेंट। हाँ जी बिल्कुल। जैसे वेरिएबल होता है और एक पार्ट क्या होता है आपके पास? कांस्टेंट। कांस्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू कैसी होती है? फिक्स। वैल्यू इज फिक्स्ड। वैल्यू कैसी है आपके पास? फिक्स्ड है। जैसे 7 है, इसकी वैल्यू कितनी है? fixed. 7 है। आप किसी भी क्वेश्चन में देख लो, ये 7 ही है, ये 5 नहीं बन जाएगा किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल को हम लोग अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, वेरस कांस्टेंट को हम लोग पर्टिकुलर नंबर से डिनोट करते हैं। कोई डाउट है तो बताइए। पक्का? ठीक, अगला पार्ट और देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो हम लोगों ने वेरिएबल समझ ली क्या है। तो इस चैप्टर में आपकी जितनी भी इक्वेशन होंगी उनमें कितने वेरिएबल यूज़ होंगे? टू वेरिएबल। X और Y. कितने वेरिएबल यूज़ होंगे? 2 वेरिएबल। और इन 2 वेरिएबल्स पे ही आपकी इक्वेशनें बनेंगी, पूरा सॉल्व होगा इन्हीं 2 वेरिएबल्स के यूज़। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट इक्वेशन का देखिए, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को जब इक्वल रखते हैं तो उसे equation कहते हैं. तो उसे हम क्या कह देते हैं? मतलब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल है दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, तो हम उसे क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका बनता है वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर। वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में मल्टीप्लाई प्लस माइनस ऐसा कुछ लिखा हो तो हम उसको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मान लेते हैं, डिवाइड मान लेते हैं। ठीक है, हम उसे क्या मान लेते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल कांस्टेंट के बीच में, वेरिएबल के बीच में, या कांस्टेंट के बीच में अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस अगर लिखा है तो हम उसे डिवाइड भी, हम उसे क्या बना देते हैं?
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसा यहाँ पर होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3x प्लस में 7y इक्वल टू 8x माइनस 3। भाई ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है। आप देखिए ये रहा कांस्टेंट, ये रहा वेरिएबल, इनके बीच में मल्टीप्लाई लिखा है, फिर ये प्लस है, ये एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के बीच में, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, देखो मल्टीप्लाई है, तो यही ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं ना बार बार, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। भैया वेरिएबल और ऐसे ही ये भी क्या है, एक दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को जब हम इक्वल रखते हैं तो हम उसे क्या कहलाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इक्वेशन। अच्छा जी, बता रहे हैं इसमें जो लेफ्ट मतलब इक्वल टू बहुत मायने रखता है इक्वेशन में। इसके जो उल्टे हाथ साइड वाली जो बात है उसे हम LHS कहते हैं। और जो क्या कहते हैं उसे? RHS। LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और जो सीधे हाथ की तरफ जो पड़ रही है उसे हम कहेंगे RHS, राइट हैंड साइड। इसमें कमाल की बात ये रहती है, हाँ जी क्या, वन वेरिएबल होता तो एक ही वेरिएबल चलता, मतलब वाई ना चलता, फिर एक कांस्टेंट चलता, बस एक ही वेरिएबल चल रहा है, देख लो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जब इक्वल के साथ लिख दिए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, इक्वेशंस। और इक्वेशन में दो साइडें होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। अच्छा, इनकी खासियत क्या होती है? इनकी खासियत ये होती है कि अगर x और y की वैल्यूज इनमें डाल दी जाए, हालांकि इधर y नहीं है, लेकिन अगर डाल दी जाए तो आपका LHS इक्वल होगा किसके? लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वेरिएबल क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम इक्वल में रख देते हैं तो बनती है इक्वेशन है। अब इक्वेशनों की कुछ डिग्रीज होती है, इक्वेशनों की क्या होती है, कुछ डिग्रीज। मतलब जैसे ये आपके पास हो गया यहाँ पर x² प्लस में 3x ऐसा कुछ, तो इनकी डिग्री है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी डिग्री है। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। अब आप ये बोल सकते हो भैया ऐसे तो बहुत सारी डिग्री होती होंगी। हाँ जी, बहुत सारी होती है, लेकिन आपके सिलेबस में 3 है। पहला लीनियर, मतलब अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है, तो ऐसे उसमें हम इनको बोलते हैं लीनियर। इसकी डिग्री 1 हाँ जी, जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है, उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 1 है जिसकी। अच्छा जी, अगर मान लीजिए ऐसे है तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं उसे हम लोग? क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। और जिनकी डिग्री 3 होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्यूबिक। ध्यान रखेंगे, जिनकी डिग्री 3 होती है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ देखिएगा। लेकिन आपके सिलेबस में यही 3 है, हालांकि होती तो और भी है, ठीक है, बट अभी फ़िलहाल के लिए आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब आइए चैप्टर पे वापस चलते हैं। चैप्टर का नाम क्या था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल इन 2, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये है चैप्टर का नाम। अब आइए पढ़ते हैं, इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो हम लोग जो इस चैप्टर में डीलिंग करेंगे, पहली बात वो लीनियर इक्वेशंस की डीलिंग करेंगे, मतलब, और वो भी कितने, कैसे होंगे वो, उसमें कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल। मतलब आपके पास ऐसी इक्वेशन आएंगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, ऐसे करके। आप देखिए, चेक करिए इसमें कितने वेरिएबल्स का यूज़ हुआ है, और इसमें डिग्री चेक करो, इसकी 1 है और इसकी भी कितनी है, तो लीनियर है। और इक्वेशन भी तो है, इक्वल टू का यूज़ हुआ है, LHS और RHS इक्वल है, तो हाँ जी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही है। लेकिन ये इसके पेयर होने चाहिए, इसके क्या होने चाहिए? पेयर। हाँ, क्या कह रहे थे प्रशांत? x की डिग्री 2 होती तो ये इस चैप्टर में नहीं है, ऐसी इक्वेशन नहीं आएंगे जिसकी डिग्री 2 होगी इस चैप्टर में। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आप ऐसी ही इक्वेशनों के साथ डील करेंगे, ठीक है, लेकिन पेयर होना चाहिए उनका। क्या होना चाहिए? पेयर। पेयर मतलब जोड़ा।
मतलब एक इक्वेशन लगी तो ऐसी ही कोई साइड में दूसरी इक्वेशन भी होनी 3x प्लस 2y। अच्छा माइनस पर माइनस की होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी की भी हो। ठीक है, अच्छा जी। तो इस तरीके की जो इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इनकी एक जनरल फॉर्म होती है। एक क्या होती है? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का मतलब होता है सारी इक्वेशनें इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करेंगी। जैसे जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं, तो हमारे कुछ क्राइटेरियाज हैं, जो भी चीज़ उन क्राइटेरिया को फुलफिल कर जाती है ह्यूमन कहलाती है। जैसे भाई ह्यूमन पाँव पे चलना चाहिए, उसकी 2 आँख होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए उसके पास बढ़िया, और दिमाग सबसे टॉप में होना चाहिए। ठीक है, शरीर पे बाल होने चाहिए। ठीक है, तो और प्लस मतलब क्या कहते हैं उसको, उसकी जो बैकबोन का जो स्ट्रक्चर है वो भी एक पर्टिकुलर टाइप का होना चाहिए। तो ये सब कुछ जनरल फॉर्म्स हैं। ठीक है, अब आदि मानव कल को निकल आता है तो हम उसको ह्यूमन थोड़ी मतलब करार दे देंगे अगर उसमें कुछ डिफॉर्मिटीज़ हुई तो। ठीक है, तो ह्यूमंस होने के लिए काफ़ी कुछ क्राइटेरियाज है, वो फुलफिल होने चाहिए। तो ऐसे इक्वेशनें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक जनरल फॉर्म, एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कैसी दिखनी चाहिए वो इक्वेशन है। कैसी इक्वेशनों को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे? ऐसी इक्वेशनों को बोलेंगे जिसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0 फॉर्मेट की जो इक्वेशनें होंगी ना, उन्हें हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? मैंने क्या कहा आप लोगों से? ठीक है, अब आप बोलोगे भैया ये चीज़ इससे कैसे मिलती जुलती है, ये तो बहुत ही अलग है, ये अलग है। नहीं, देखो इसको इस फॉर्मेट में लाया जा सकता है। देखो कैसे, जैसे आपके पास इक्वेशन ऐसी है 2x प्लस 3y इक्वल टू में 7। अब बोलोगे भैया यहाँ तो इक्वल टू में 0 है, तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ ले आओ। मतलब 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू। अब ठीक है, बोला नहीं भैया यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कोई बात नहीं, लो अब लो 3y यहाँ प्लस और ये माइनस का 7। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है भैया, अब कंपेयर कर सकते हैं। हाँ जी, अब कंपेयर कर सकते हैं। अब a की वैल्यू कितनी है? 2। ये बात आपको समझनी है। इसको और इसको कंपेयर करें। b की a की वैल्यू कितनी है? 2। b की वैल्यू कितनी है? 3। c की वैल्यू कितनी है? -7। यही बातें समझनी है, नहीं है? ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे ये भी कह सकते हो कि भैया यार ये जो इक्वेशन है, क्या ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? हाँ जी। अब आप बोलोगे भैया इसमें आगे तो कुछ है ही नहीं, x के आगे, हाँ जैसे x के आगे a है, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 मानते हैं। 1 जहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है वहाँ हम 1 की प्रेजेंस मानते हैं। अब ये माइनस का निपटारा तो हम जानते हैं कैसे करते हैं, यहाँ प्लस लगा के -2 एक साथ कर दीजिए। ठीक है ना, और प्लस में अब तक कंपेयर कर सकते हैं। हाँ भाई, a की वैल्यू कितनी? 1, b की वैल्यू कितनी? -2, c की वैल्यू कितनी? 3। आ रहा है समझ में? ठीक है, अच्छा चलो, मैंने जनरल फॉर्म भी तुम्हें लिखा दी, लेकिन आदित्य जो है वो ज़्यादा एक्साइटेड है और वो यही बात को कह रहा है कि भैया ठीक है आपने बता दी, हमने सुन भी ली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, चलो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे, लेकिन मतलब क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का? ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ग्राफ पे कहीं कुछ कैसी बनती है लीनियर इक्वेशन? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज गिव यू अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा वो क्या देती हैं आपको? एक स्ट्रेट लाइन देती हैं। अगर आप इनको ग्राफ पे बनाना शुरू कर दें तो ये आपको ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन बनाकर दिखाएंगे। देखो जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू में 4, मान लो ये एक इक्वेशन। अब मैं इसको क्या बनाऊँगा? ग्राफ पर। आइए ग्राफ पे बना के देखते हैं कैसे बनता है। तो बीचों बीच तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस होती है, याद है? ये वाली कौन सी होती है आपके पास? वाई एक्सिस, है ना? फिर तुम इसी के पॉइंट्स प्लॉट करते हैं इसमें। आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ग्राफ बनाना आता है ना सबको? ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं, पहले एक वेरिएबल को अकेला करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम y को उधर भेज देते हैं, 4 को इधर खींच देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू में y। इसको अच्छे से लिख देते हैं, y इक्वल टू 2x माइनस, गलत तो नहीं लिख रहा। अब x की वैल्यू डालिए, y की वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी। आइए चलिए करते हैं, तो लेट x इक्वल टू में 0। ठीक है, और यहाँ पे हम इक्वेशन में देखेंगे क्या आएगा, 2 इंटू में 0 माइनस में 4 दैट इज़ y इक्वल टू में -4। तो मतलब जब मैंने x 0 डाला y की वैल्यू कितनी आई? -4। अच्छा जी, लेट x इक्वल टू में 2,
तो y इक्वल टू में देख लेते हैं 2 इंटू में 2 माइनस 4 दैट इज़ 4 माइनस 4 दैट इज़ 0। ठीक है, अच्छा जी, और एक और देख लेते हैं, लेट x इक्वल टू में 1। ठीक है, आई y को देख लेते हैं क्या बन जाएगा, y इक्वल टू में 2 इंटू में 1 माइनस में 4 दैट इज़ 2 माइनस 4 दैट इज़ माइनस 2। तो ये ग्राफ बना लेते हैं फटाफट। इस तरीके से आपने एक ऐसा टेबल बनाना है, ठीक है, आप इस तरीके से बनाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर x रखते हो, यहाँ पे क्या रखते हैं, y। फिर x की वैल्यू जब 0 सेट करी तुमने तो y की वैल्यू कितनी गई, -4। तो ये बात लिखनी है, x की वैल्यू जब 0 तो y की वैल्यू -4। जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 0, और जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -2। अब तो हमें इसको ग्राफ बनाना, तो हम x की वैल्यू देखेंगे 2 से ऊपर नहीं गई, y की वैल्यू 4 से ऊपर नहीं गई, -4। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट बना दे फटाफट। तो 1 2 3 और 4, और यहाँ पे -1 -2 -3 -1। ठीक है, 1 2 3 और 4, और यहाँ पे 1 2 3 -4 -3 -2। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो ना, डिपेंड मतलब चाहिए क्या, x की वैल्यू 2 तक चाहिए। मेरे को तो माइनस वाले बनाने भी नहीं चाहिए थे कायदे से, लेकिन जस्ट टू मेक द थिंग लुक ब्यूटीफुल मैंने यहाँ 4 बनाई है तो यहाँ भी 4 बना दिए। कोई कंपल्शन नहीं है, कोई इस बात के नंबर नहीं काटेगा आपके कि यहाँ 4 बनाई तूने यहाँ 2 ही क्यों बनाई है, इस बात के नंबर नहीं कटते। ये तो आपके ऊपर है, ठीक है, कि रिक्वायरमेंट देखो कहाँ तक है, और y में नेगेटिव तक। तो आइए इन पॉइंटों को प्लॉट करते हैं। ये पॉइंट किसको प्लॉट करने नहीं आते, अभी बता दूँगी, आते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, तो यहाँ होगा पॉइंट। ठीक है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो यहाँ होगा पॉइंट -2। अब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, तो यहाँ कहीं होगा। स्ट्रेट जाएगा। तो मैंने बताया तो था आपको कि दिस विल ऑलवेज गिव यू अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे क्या चीज़ देगा, ओके स्ट्रेट, दिस विल गिव यू अ स्ट्रेट। ठीक है, और इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी 2x - y = 4। किसी को डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है निकल, अगर समझ स्ट्रेट लाइन नहीं देती मतलब कि वो गलत इक्वेशन है। हाँ, मतलब आपने सॉल्व गलत किया है, इक्वेशन गलत नहीं होती, सॉल्व गलत किया। 2x, आप कोई भी इक्वेशन बना लीजिए, वो ग्राफ में अगर आप ड्रॉ करोगे तो पक्का स्ट्रेट लाइन बनाएगी। अपनी मर्जी से भी बना लो तुम, तो भी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो एक हमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ में आया इसका कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑलवेज गिव अस अ स्ट्रेट लाइन इन अ ग्राफ। ठीक है, अच्छा जी, और मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट बनाए हैं। मैंने क्या बनाया, कुछ पॉइंट। इन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 1, -2, क्योंकि हमें काफ़ी कुछ सीखना है अभी। और यहाँ पे 0, -4, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1 - 2 2, 0। सही बात है, और इक्वेशन हमारी ये है। अच्छा, तो इस लाइन पर हमने कितने पॉइंट बना दिए, 3। इन पॉइंटों की ना कुछ खासियत है, बताओ क्या खासियत है इन पॉइंटों की। भाई ये एक लाइन, ये इस लाइन पर आ रहे हैं, लेकिन इस लाइन पर आ रहे हैं तो इनकी कुछ खासियत हो गई है। पॉइंट तो ये भी है, ये पॉइंट नहीं है, -4, 1, लेकिन ये इस लाइन पे नहीं है। तो ये इन पॉइंटों के मुकाबले अलग है। पता है कैसे, बताओ। हाँ, अगर मैं इनकी x और y की वैल्यूज को उठाकर अगर इक्वेशन में पुट कर दूं तो दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल आ जाएंगे। तो क्या ऐसे 3 ही पॉइंट हैं कि और भी हैं? और भी हैं। एक लाइन पर अनगिनत पॉइंट होते हैं, इसीलिए एक लाइन के अनगिनत सॉल्यूशन माने जाते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। एक पेयर ऑफ एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशन हम किसको मानते हैं, अगर उन्हें x और y को उठा के इक्वेशन में पुट किया जाए तो सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। अच्छा, मेरे बोलने पे मत जाइए, एक बार थोड़ा सा आइए चेक भी कर लेते हैं इसको पॉइंट को डाल के देखना उसमें। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू, तो भाई
2 इंटू में 0 माइनस का -4, जीरो ये तो प्लस खत्म, यहाँ तो 4 हो गया। और ये LHS है मेरा, ये क्या है मेरा LHS, और RHS क्या है मेरा, तो वही LHS इक्वल टू में क्या हो गया, मैं तो पहले बता रहा था। ऐसे इसको चेक करो, x की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू में 1 और -2, तो कितना जाएगा यहाँ पे 2 प्लस में 2 दैट विल बी 4, और RHS तो हमारा 4 है ही। RHS में तो x y डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो एक सिंगल कांस्टेंट की वैल्यू है। तो सर ऐसे प्रूफ करने आ सकता है फिर? प्रूफ करने नहीं बाबू, इसमें ना 1 नंबर के MCQs बनते हैं। मैंने बताया था ना, देखो जिस बच्चे को पास होना है वो तो पास हो ही जाएगा, लेकिन जिस बच्चे को 100 लाने हैं उसके लिए कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। माइट भी 1 नंबर का MCQ तुम्हें इस पर आ जाएगा कि हाँ जी, बहुत कंसेप्चुअल था वो, अनसीन का। मैं करवाऊँगा, तो मैं केस स्टडीज़ भी मैं करवाऊँगा, डोंट वरी, ठीक है। ये क्लियर है, समझ में आया आपको? तो एक लाइन पे अनगिनत सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। अच्छा, एक लाइन पर कितने सॉल्यूशन नहीं होते? गलत, अनगिनत नहीं होते। जैसे ये वाला पॉइंट है, ये इस लाइन पे लाइन नहीं कर रहा, तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऐसे कितने पॉइंट हैं? अरे अनगिनत पॉइंट हैं, ये सभी तो हैं बाजू में पढ़ रहे कहीं, ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ये सब पॉइंट है। ओरिजिन भी कहाँ पड़ रहा है, ओरिजिन भी से भी दूर है। तो ऐसे अनगिनत पॉइंट है जो इस लाइन पर जो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, और अगर वो पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो वो इस लाइन के सॉल्यूशन नहीं। और दोनों चीजों का आंसर इनफाइनाइट है। हाँ, और दोनों का कोई अगर आपसे पूछ रहे हाँ भाई एक लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट होते हैं, और आप कहोगे एक लाइन के कितने सॉल्यूशन नहीं होते, तो वो भी इनफाइनाइट नहीं आ रहा। या ग्राफ में कितनी लाइन है? बाबू ग्राफ में अनगिनत लाइनें हो, ग्राफ की कोई लिमिटेशंस नहीं है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। नहीं आया समझ में? ठीक है। तो आपको इस बात को डाइजेस्ट करना है पहले तो, कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की शुरुआत कहाँ से हुई है, ठीक है। उसके लिए हमने सबसे पहले वेरिएबल कांस्टेंट, फिर इक्वेशंस पढ़ी, फिर उसके बाद उनकी डिग्रीज चेक करी, ठीक है। डिग्रीज में हमने 3 तरीके की डिग्री पढ़ी है, कौन कौन सी हैं? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्यूबिक कौन सी होती है? भैया जाके 3 उड़े में। हाँ जी, जिसकी डिग्री 3 हो, जिसकी डिग्री कितनी हो 3 हो, ठीक है। और हम कौन सी वाली पढ़ रहे हैं? हम लीनियर लीनियर वाली पढ़ रहे हैं। हम कौन सी वाली पढ़ रहे हैं? लीनियर। अच्छा, तो हमें यह समझ में आया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक लाइन बनाता है। किसी को इसमें डाउट है तो पक्का? ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ देखिएगा, लेकिन चैप्टर की हेडिंग में एक बात और लिखी है, पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो मतलब एक लाइन नहीं बनेगी, 2 लाइनें बनेगी। जोड़े अब अगर मैं ग्राफ में 2 लाइनें बनाऊं तो कैसे कैसे बन सकती हैं 2 लाइनें? या तो वो लाइनें आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी? काट रही हूँ। काटेंगी। एक लाइन यहाँ, एक लाइन, हमेशा ही 2 बनेंगे। या तो ऐसा भाई पेयर बोल रहा है यार, इस पर डिस्कशन हो रहा है बस। या तो ऐसा केस होगा, सर हाँ जी, अगर ये मान लो दोनों अगर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो जो पॉइंट बनेगा वो दोनों का सेम रहेगा फिर तो? हाँ, वो एक ऐसा पॉइंट होगा जो इसका भी सॉल्यूशन होगा और इसका भी सॉल्यूशन होगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट वही तो होता है। तो मतलब अगर 2 लाइनें बन रही हैं तो 3 तरीके की केसेस बनते हैं। पहला, लाइनें क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी? इंटरसेक्ट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लाइनें कैसी रहें, वो कभी इंटरसेक्ट ही ना करें। सही है। या तो लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। ये केस सेकंड है। लाइनें कैसी हैं? पैरेलल। लाइनें कैसी हैं? पैरेलल। केस 3, लाइनें कैसी हैं? कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर, जैसे इस तरीके से एक लाइन, तो ये जो दूसरी वाली आपकी जो लाइन होगी ये भी इसी के ऊपर। कोसेंट्रिक बाबू सेम सेंटर वाले होते हैं, ये कोइंसाइडिंग लाइंस है। कोइंसाइड मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर। कोसेंट्रिक सेम सेंटर वाले होते हैं, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये लाइनों में होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब विवेक बोल रहा है कि भैया इसका मतलब चलो 2 लाइनें होती हैं तो ग्राफ बनाना पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो लक्ष्य पलट के बोलता नहीं, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, एक स्पेशल टेक्निक है मेरे पास, मेथड। ग्राफ बनाने की जरूरत है ही नहीं, एक मेथड है।
मेथड क्या है वो सुने, और ये मेथड मैं चाहता हूँ आप लोग याद रखें अपनी लाइफ टाइम, कि अगर ये लाइन है तो पक्का इसकी एक इक्वेशन होगी, हाँ या ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू में 0, मैं इसको इक्वेशन बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से a2x b2x b2y plus c2 प्लस c2 is equal to 0। एक इक्वेशन ऐसी भी होगी। एक तरीका तो लाइनों को इंटरसेक्टिंग दिखाने का है कि उनका ग्राफ ही बना डालो, या फिर नहीं, इनके x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट का रेशियोज और z के कोफिशिएंट्स का रेशियो, इनके बीच में रिलेशनशिप है। देखो अगर लाइनें इंटरसेक्टिंग है तो ध्यान रखिएगा a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल होता है b1 अपॉन में b2 के, नहीं है, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल होता है b1 अपॉन में b2 और नॉट इक्वल होता है c1 अपॉन में c2। ये पहली कंडीशन है। इसके लिए भाई बहुत काम आसान हो गया, नहीं तो हर लाइन का क्या बनाना पड़ता है, अब तब पता चलता है कि लाइन इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन उसने एक तरीका बताया हुआ है कि अगर हर बार वो बनाने की जरूरत नहीं है, आप खाली इस बात को चेक कर लो कि a1 अपॉन में a2, देखो इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है इसी चीज़ पर बेस्ड, कि आपको क्वेश्चन दे देगा और आपको बोलेगा भाई चेक करो कि ये लाइनें इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। बाबू मैं करके दिखा दूँगा, चिंता मत करो। अभी फिलहाल के लिए आप इस बात को ध्यान रखो कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल होता है b1 अपॉन में b2 के। अगर c1 c2 का कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर a1 अपॉन a2 ही b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो c1 अपॉन c2 इक्वल हो या इक्वल ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन इंटरसेक्टिंग ही है। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो मैं यहाँ पे दो कंडीशन लिखता, फिर ऐसा करके कि अगर नहीं होती तो भी, और फिर ये दो बातें याद रखोगे तुम ना भैया, दोनों ही केस में लाइन इंटरसेक्टिंग है, इक्वल हो चाहे इक्वल ना। c1 अपॉन c2 का कोई केस ही नहीं बनता यहाँ। a1 अपॉन a2 ही अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं हुआ तो आप इस बात से क्लियर कटली कह सकते हो कि दोनों लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग हैं। कोई डाउट पक्का? ठीक है, बोलो भाई। भैया अगर जैसे a1 अपन में ये इक्वल हो तो क्या a1 इक्वल टू b1 ये इक्वल हो तो a1 रेशो की बात हो रही है, पहली बात तो इसकी इक्वल की बात नहीं हो रही, ये 2 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, रेशोज की बात हो रही है, इसका अपॉन इसका रेशो। लिख के दिखाऊं तो मैं, हालांकि मैं एग्जांपल्स लूंगा थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिएगा, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता है भाई, ऑब्वियस बात है, इसकी भी एक इक्वेशन होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसकी होगी आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 प्लस c2 इक्वल टू में 0। तो अगर ऐसी बात है और दो लाइनें पैरेलल हैं तो ध्यान रखिएगा इनके कोफिशिएंट्स का रेशो आपस में कैसा होगा, क्योंकि इंटरसेक्ट ही ना करेंगी। अब अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो आपको बात करनी पड़ेगी किसके बारे में, c1 अपॉन c2। तो c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट नहीं इक्वल होगा c1 अपॉन में c2 के। क्यों भैया? फॉर्मूला है, तरीका है, शॉर्टकट है याद रखने का, वरना ग्राफ बनाओ। डाउट है तो ग्राफ बना के देखिए, आपको अपना समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इंटर और कोइंसाइडिंग लाइन होगा, ऑब्वियस बात है, इसकी भी एक इक्वेशन होगी, a1 अपॉन x यहाँ पे b1y और प्लस c1 इक्वल टू में 0, और इसकी होगी आपके पास a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू में 0। तो इसमें a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन में b2 और इक्वल होगा c1 अपॉन में c2। किसी को डाउट है तो बताइए, पक्का बोल दो भाई, ठीक है। अच्छा जी, अब वापस आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो मतलब लाइनें इंटरसेक्टिंग दिखाने का एक तरीका तो है ग्राफ, दूसरा है उनके रेशोज। उनके क्या है, एक्स वाले रेशियोज को अपॉन में कर लो, वाई वाले रेशियोज को अपॉन में कर लो, और सी वाले रेशियोज को अपॉन में कर लो। लेकिन उससे पहले आपकी लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्मेट में होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे 2x प्लस में 3y इक्वल टू 5 लिखा हुआ है और आप बोल दो हाँ जी 2, 3 और यहाँ 5 वाले रेशियोज को लो, नहीं, ये 5 इधर आना चाहिए, ये 5
इधर आना चाहिए पहले, फिर डिसाइड होगा, फिर -5 लेके करना है काम। लॉजिक समझ में आ रहा है? RHS में 0 होना चाहिए। जनरल फॉर्म कहती है, जनरल फॉर्म क्या कहती है? AX + BY + C = 0। ऐसा फॉर्म अगर है तब मान्यता मिलेगी आपको ऐसे करने की, वरना मान्यता नहीं है। ठीक है जी, ये बातें समझ में आई आपको? अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ भाई, आइए फटाफट से हम लोग एक प्रॉपर टेबल बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें सारी बातें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दूसरा हम लाइंस के बारे में, हम उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सॉल्यूशन। सबसे पहले ग्राफ, फिर कंडीशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? कंडीशन। और फिर हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि कितने सॉल्यूशन। तो ग्राफ, सबसे पहली लाइन कौन सी है? इंटरसेक्टिंग लाइन। सबसे पहली लाइन कौन सी है? इंटरसेक्टिंग। ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ आपके पास होगा ऐसा कुछ, ये लाइन यहाँ आ गई और ये वाली लाइन ऐसे कुछ। इंटरसेक्टिंग लाइन। कंडीशन कैसी होगी? A1 में A2 नॉट इक्वल। भाई यही है ना कंडीशन। अच्छा, सॉल्यूशन के बारे में क्या? अच्छा, यहाँ पे सॉल्यूशन जो बात हो रही है ना, वो कॉमन सॉल्यूशन की बात हो रही है। कॉमन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए वो। अब भाई देखो, एक लाइन के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, तो इस लाइन के भी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ये जो L1 लाइन है, और L2 लाइन के भी होंगे कि नहीं होंगे भैया? तुम बताओ, होंगे ना? लेकिन एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जो L1 में भी होगा और L2 नहीं आया समझ में? तो मुझे एक बात हो, लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन एक होता है कि बहुत सारे होते हैं? यूनिक होता है या एग्जैक्टली 1 होता है? एग्जैक्टली 1, या फिर आप इसको यूनिक भी कह देते हो। यूनिक मतलब इकलौता। जैसे कोई अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है तो वो यूनिक है। जैसे सन है, यूनिक है। अर्थ है, यूनिक है, एक ही है। अच्छा, लाइन है अगर पैरेलल है, पैरेलल लाइनों का ग्राफ कैसा बनेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, एक लाइन ऐसे जाएगी तो दूसरी ऐसे जाएगी। ठीक है, यहाँ पे L1 और ये, जैसे ये तो पैरेलल लाइंस हैं, अगर एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन कहीं और से इस तरीके से जा रही है। भाई देखो, लाइन का मतलब समझिए पहले तो। लाइन का मतलब होता है, आप यही कहना चाहते हो कि लाइन ऐसी हो? कैसे कहना चाहते हो? मतलब एक लाइन ऐसी हो और एक लाइन उस साइड से ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है। भाई लाइन समझते हैं ना, इनफाइनाइट होता है, तो यार कहीं ना कहीं जाके जरूर इंटरसेक्ट हो जाएंगे। ठीक और है। ये दोनों अच्छा स्ट्रेट लाइन पैरेलल। ठीक है, तो सेकंड वाला केस है आपके पास पैरेलल लाइंस का। तो अगर ऐसी बात है तो भैया A1 में A2 इक्वल होगा, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। नॉट इक्वल टू C। ये सब बातें रटी होनी चाहिए, बिल्कुल रटी, कहते हैं ना, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं ये चैप्टर कराने के बाद अगर आगे निकल गया, फिर कभी वापस पूछता हूँ उनसे, तो यू आर सपोज टू गिव मी द आंसर, ध्यान रखना। और अगर आंसर नहीं दिया फिर तो मैं उसी टाइम डेमो दिखाएंगे। तो एग्जैक्टली 1। अच्छा, लाइन है अगर पैरेलल है तो सॉल्यूशन के बारे में क्या ख्याल है? वेरी गुड, नो सॉल्यूशन। हालांकि दोनों लाइनों के अपने खुद के बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, लेकिन कॉमन सॉल्यूशन नो। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट, नो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अगर लाइनें कोइंसाइड कर गई तो वेरी गुड। तो अगर लाइनें अगर कोइंसाइड कर रही हैं, जैसे ये एक लाइन हो गई और इसी के ऊपर एक और लाइन होगी, तो ऑब्वियस ही बात है A1 में A2 इक्वल है B1 में B2 के, और इक्वल है, और यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन के सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट। डाउट है? पक्का? ठीक है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ तक आप पढ़ लें। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।